नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल त्रिपाठी है और आज मैं फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। और आज हम चर्चा करेंगे जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आगामी 31 जनवरी को आयोजित होने वाली है, उसके संबंध में उसके कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे। और उसकी चर्चा करने से पहले आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ और आशा है कि इस वर्ष आप जो है अच्छा प्रदर्शन करें सीटेट परीक्षा में, क्योंकि समय भी काफ़ी मिल चुका है और अभी भी लगभग 20 से 25 दिन का समय आप लोगों के पास है। तो जिन्होंने अभी भी अपनी तैयारी ठीक तरीके से नहीं पूरी की है, वो इसके संबंध में जो है अच्छे से तैयारी अपनी कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप जो है यह जान पाएंगे कि जो सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सीटेट में जो पेडागॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर भाषा शिक्षण हो गया, इन सब से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहाँ कहाँ से प्रश्न उठाते हैं या उठाए जाते हैं, तो उनके विषय में हम आज आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। तो कोशिश करिएगा इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। और जिन लोगों ने कोचिंग ले रखा है, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचता है तो कोशिश ये करिए कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्होंने अभी तक कोचिंग नहीं किया है और उनकी तैयारी अभी बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप लोगों की जानकारी में ऐसे लोग हैं तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी जो है इस परीक्षा का जो आयोजित होने वाली है उसका लाभ ले सकें। और उसमें जो है जो अच्छी तैयारी वाले हैं वो तो 120 प्लस जाएंगे, लेकिन जो थोड़ी सी कम अच्छी तैयारी किए हुए हैं वो कम से कम न्यूनतम स्कोर करके पासिंग मार्क्स को जो है प्राप्त कर सकें। तो इसी संबंध में आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। जैसे कि कुछ विषय हैं, आप लोग जानते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र अब दोनों प्रश्न पत्रों को जो है सभी बच्चे देते हैं। जैसे कि बीएड वाले भी हैं, बीटीसी डीएलएड सभी लोग जो है दोनों प्रश्न पत्रों को देते हैं। और इस बार सीटेट के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि अ, यह आजीवन मान्य हो चुका है, जो है जो कि एनसीटी के द्वारा जो है ये मान्य कर दिया गया है। हालांकि अभी कुछ उसमें जो है व्यवधान है, वो आगे चल के जो है वह भी अ, समझ लीजिए कि उसका लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। तो जी जान से पूरा डट जाइए सभी लोग, अभी जो भी समय बचा हुआ है उसमें आप लोग अच्छा कर सकते हैं, अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और जो लोग अच्छी कोचिंग कहीं लिए हैं, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे हैं, उनके लिए तो अच्छा ही है। लेकिन उन लोगों के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों को यह जानकारी मिल जाएगी कि प्रश्न कहाँ कहाँ से उठाए जाते हैं या फिर प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो यद्यपि हम लोग जो है प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास में बच्चों देखिए कुछ 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाल विकास से। और इस 15 प्रश्न में जो है कुछ न्यूनतम स्कोर करने के लिए, सपोज करिए कि अगर आपको 10 प्रश्न गेन करना है, तो 10 प्रश्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले आप जो है बाल जो विकास की अवधारणा है उसको पढ़िए। अगर आप विकास की अवधारणा पढ़ लेते हैं तो आप जान लीजिए कि वहाँ से 2 प्रश्न हर वर्ष फिक्स रहता है। जैसे कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं, इससे एक प्रश्न आपको प्रत्येक वर्ष निश्चित तौर पर पूछा जाता है। अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं विकास की अवधारणा, तो आप जान लीजिए कि बेहतर तरीके से जो है आप 2 नंबर क्लियर कर सकते हैं। मैं कुल मिला के मैं विस्तार से इस विषय पे चर्चा करूँगा आज, कि कैसे आप जो है जो 90 नंबर का क्राइटेरिया है उसको कैसे क्रॉस करेंगे। न्यूनतम से न्यूनतम नंबर पा करके आप 90 नंबर के क्राइटेरिया को किस तरह से क्रॉस कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है आज इस वीडियो का प्रमुख उद्देश्य यही है। जैसे कि बाल विकास की अवधारणा के पश्चात आप जो है बालकों का जो विकास का सिद्धांत है, ठीक है, बालक विकास के सिद्धांत। और दूसरी बात ये है इस वीडियो की खासियत कि आप लोग अभी तक जो भी सिलेबस देखे होंगे वो अंग्रेजी में देखे होंगे। इंग्लिश में सिलेबस जो है जो सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको सिलेबस मिलता है, सिलेबस प्राप्त होता है, वो इंग्लिश में होता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को पूरा पूरा जो सिलेबस है वो हिंदी में डिस्क्राइब करके बताएं कि प्रत्येक बिंदु से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो आप समझ लीजिए दूसरे प्रश्न में जो पहले 2 प्रश्न होते हैं वो विकास की अवधारणा से होते हैं। जो दूसरा एक प्रश्न होता है, मतलब तीसरा प्रश्न, वो समझ लीजिए बालकों के विकास का जो सिद्धांत होता है, बाल विकास का जो सिद्धांत होता है उससे पूछा जाता है। तो बाल विकास का अगर सिद्धांत आप पढ़ लेते हैं तो एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है। इसके बाद में एक बात आती है बहुआयामी सिद्धांत, ठीक है ना, या फिर ये कह सकते हैं कि बहुआयामी बौद्धिकता। अगर बहुआयामी बौद्धिकता की हम बात करें तो बहुआयामी बौद्धिकता से प्रत्येक वर्ष 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे संज्ञानात्मक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ चिंतन हो गया। इन विषयों पे अगर आप देखें तो इनसे 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं हर साल।
ठीक है। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत अगर आप पढ़ लीजिए, एक बार अगर पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि आपका 2 नंबर जो है फिक्स है, 2 नंबर उससे हर वर्ष पूछा ही पूछा जाता है। तो हम अभी कुल मिला के बाल विकास और जो अध्यापन होता है उस पर बात कर रहे हैं, मतलब चाइल्ड पेडागॉजी जो होता है उसके संबंध में जो पहला विषय आपका होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 5 विषय होते हैं, पांचों विषय में जो पहला विषय उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ से कुल मिला के आप जितने टॉपिक हमने बताया, जैसे कि अगला टॉपिक हम ये देखते हैं कि जो है बाल केंद्रित जो प्रगति की अवधारणाएं हैं। ठीक है, बाल केंद्रित प्रगति की अवधारणाएं मतलब बालकों में जो प्रगति की अवधारणा है, बालक प्रगति कैसे करते हैं, बालकों की जो वृद्धि की गति होती है, बालकों के जो विकास की सीमाएं होती हैं वो किस तरह से निर्धारित होती हैं। तो इनके संबंध में अगर इस टॉपिक को भी आप पढ़ लेते हैं तो इससे भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे से इसको एनालिसिस करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ से 10 प्रश्न कैसे निकाले जाएं। ठीक है, अगर आप यहाँ से कुल मिला के इस टॉपिक से 10 प्रश्न, 15 में से 10 प्रश्न, अगर जितने टॉपिक हम बता रहे हैं, फिर उसके बाद बात आती है कि जो है जैसे पाइगेट हो गया, कोलबर्ग हो गया, वाइगोट्स्की हो गया, इन तीनों लोगों के सिद्धांतों को आप पढ़ लीजिए। यहाँ से कम 2 प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न फिक्स है। तो आप जान लीजिए कुल मिला के हमने अभी आप लोगों को बताया 4 टॉपिक, और चारों टॉपिक से आप लोगों को प्रश्न कितने आ गए? 9 प्रश्न हो गए। इन 9 प्रश्न, अगर ये 4 टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपके 9 प्रश्न फिक्स हो जाते हैं। अगर इन 4 टॉपिक से आपको 9 प्रश्न फिक्स हो जा रहे हैं तो कम से कम न्यूनतम स्कोर करने के लिए तो आप लोग कर ही सकते हैं, न्यूनतम तो स्कोर कर ही सकते हैं इससे। फिर उसके बाद बात आती है एक समाज समाज निर्माण के लिए जो है समाज निर्माण के रूप में लिंग की भूमिकाएं, उसके बाद में पूर्वाग्रह, शैक्षणिक व्यवहार, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी डिनाई कर दिया जाता है। इस टॉपिक से जल्दी प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन एक प्रश्न मैक्सिमम टाइम पे मैंने देखा, जो पेपर मैंने एनालिसिस किया तो इस टॉपिक से एक प्रश्न मैक्सिमम जो है पूछा गया है। आप लोग जान लीजिए कि ये 5 टॉपिक आप अगर पढ़ लेते हैं, 5 टॉपिक हमने बताया, कौन कौन से टॉपिक बताए फिर से मैं उसको एक बार आप लोगों को रिव्यू कर देता हूँ। पहला टॉपिक हमने बताया बाल विकास की अवधारणा, दूसरा हमने बताया कि बालकों के विकास के सिद्धांत, और फिर हमने बताया तीसरा टॉपिक हमने बताया बहुआयामी बौद्धिकता। उसके बाद फिर हमने उसमें बताया भाषा और चिंतन, ये भी दोनों देख लीजिएगा। इसके बाद फिर हमने बताया पाइगेट, कोलबर्ग, वाइगोट्स्की। ठीक है, इसके बाद अंतिम हमने बताया समाज निर्माण के रूप में लिंग। ये जो टॉपिक है, इतने टॉपिक आप पढ़ लीजिए। अगर आपके पास थोड़ा सा और समय देना चाहें इस पर तो एक टॉपिक इसका और है, अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। तो समाज निर्माण के रूप में लिंग और अनुवांशिकता और पर्यावरण प्रभाव, इन दोनों टॉपिक से कभी कभी प्रश्न दोनों से पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी एक से पूछा जाता है तो दूसरे वाले को छोड़ दिया जाता है, दूसरे से पूछा जाता है तो पहले को छोड़ दिया जाता है। तो ये व्यवस्था कुल मिला के इनकी होती है। इसके बाद बच्चों आइए इसी विषय का, पहले ही विषय के हम जो है समावेशी शिक्षा के बारे में चलते हैं। अगर आप जान लीजिए समावेशी शिक्षा का मूलभूत आप समझ गए हैं कि समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, तो आप जान लीजिए कि 2 प्रश्न आप 100% वहां से सही कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा से पूछे तो 5 प्रश्न जाते हैं, लेकिन कोई भी अगर समावेशी शिक्षा केवल जान ले कि इसका मतलब क्या होता है, अब मैं उसको मतलब तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग कोचिंग संस्थानों में या फिर किताबों के माध्यम से बहुत कुछ मतलब उसके संबंध में पढ़े होंगे, तो वहां से 2 प्रश्न आप एकदम 100% सही कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है बच्चों अधिगम और अध्यापन की। ठीक है, लर्निंग एंड पेडागॉजी जिसको कहते हैं। लर्निंग और पेडागॉजी के कुछ विशेष बिंदु हैं जिनको मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, लर्निंग का मतलब होता है सीखना। आपको सबसे पहले यह ऑब्जर्व करना होगा, सबके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सब लोगों ने इतना ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है, लर्निंग एंड पेडागॉजी का पहला टॉपिक है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। अगर आप लोगों को यह जानकारी हो गई कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ का आप एक प्रश्न 100% सही कर सकते हैं। इससे भी, लर्निंग एंड पेडागॉजी से भी 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर सिर्फ आपको अध्यापन और जो अधिगम है, अधिगम और अध्यापन ही केवल आता है तो आप पूरा 15 प्रश्न सही कर सकते हैं। तो आप जान लीजिए कि लर्निंग एंड पेडागॉजी यह एक महत्वपूर्ण विषय है, और इसमें 3 चीजें आप लोगों को मुख्य रूप से जो है
हम बताएंगे। 3 चीज़ों में से आप कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे पहला हमने बताया कि बालक किस प्रकार से सोचते हैं, बालक किस प्रकार से सीखते हैं, या बालक का प्रदर्शन किस तरह से विद्यालय में होता है, बालक विद्यालय में कैसा प्रदर्शन करते हैं। इसी को आप व्यवहारिक ज्ञान को थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज में चेंज कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों का 100% 2 से 3 क्वेश्चन इससे सही हो जाएगा। इसके बाद बात आती है बच्चों की, बालकों में जो अधिगम की संकल्पना होती है, ठीक है, बालकों में वैकल्पिक अधिगम की संकल्पना होती है, उसके संबंध में क्या व्यवस्था की गई है, किस किस तरह से बालक की सोचने की जो क्षमता का जो विस्तार होता है वो किस तरह से होता है। तो आप वहाँ से जो है अपने 1-2 प्रश्न जो है वहाँ से आसानी से सही कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक है बोध और संवेदनाएं। बोध और संवेदनाएं का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, बालक के अंदर जो बोध की क्षमता होती है, बालक का जो नॉलेज होता है, बालक का जो एक सीखने का सिस्टम होता है, उसको हम बोध कहते हैं। क्या बोध है उसको, बोध तो बहुत बचपन से ही सुनते आ रहे हैं बोध, लेकिन अब उसको हम थ्योरेटिकल में थोड़ा सा चेंज करते हैं। फिर उसके बाद उसकी संवेदनाएं किस तरह से हैं। बहुत बच्चा होता है बहुत जल्दी रोने लगता है, बहुत से बच्चे होते हैं बहुत जल्दी जो है सीखने की क्षमता रखते हैं, उनको एक झापड़ मार भी दीजिए, आप एक थप्पड़ मार भी दीजिए तो वो रोते नहीं हैं, ठीक है। इस तरह से उनकी संवेदनाओं को पढ़िए, उनकी संवेदनाओं को आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तब आप लोगों को देखिए, किताबी चीज़ें बहुत सारी ऐसी भी दी गई होंगी जो बड़े बड़े विद्वानों ने लिखी हैं, ठीक है। उसमें से कई ऐसे शब्दावलियाँ होती है जो हमारे समझ में ही नहीं आती हैं, लेकिन जितना आप व्यवहारिक नॉलेज ज्ञान गेन करेंगे यहाँ पर, व्यवहारिक व्यवहारिक नॉलेज से आपको क्या होगा कि आपकी जो सीख है, जो समझ है, वो ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों आते हैं बोध और संवेदना के बाद प्रेरणा और अधिगम। बच्चों को कैसे प्रेरित किया जाएगा और उनकी लर्निंग कैसे होगी, हमारी प्रेरणा से बच्चों की लर्निंग कैसे हो सकती है, इस संबंध में इस टॉपिक को आप लोग जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, इससे आप जान लीजिए कि 2 प्रश्न 100% फिक्स है कि अधिगम में जो योगदान देने वाले कारक हैं, ठीक है, अधिगम में कौन कौन सी ऐसी विषय वस्तु है जो उनको क्या करती है, योगदान देती है सीखने में, बच्चों के सीखने में, बच्चों को समझाने में आप कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उसके संबंध में आप, जैसे कि कुछ निजी चीज़ें होती हैं, कुछ पर्यावरणिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर बच्चों को आपको कुछ चीज़ें ऐसी सिखानी है जो पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हैं, तो आप वहाँ से उसको दिखा सकते हैं। सपोज करिए कि अगर आप देख लें कि किसी भी पौधे का जन्म कैसे होता है, उसमें अंकुरण कैसे होता है, तो आप कैसे दिखा सकते हैं उसको, प्रैक्टिकल दिखाइए, ठीक है। किसी भी ऐसी जगह पे ले जाइए जहाँ पर मान चलिए कि छोटे छोटे चीज़ें, जैसे सरसों का पौधा लगाया गया है, उसमें किस तरह से अंकुरण हो रहा है, ये प्राकृतिक चीज़ें और कुछ निजी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ निजी चीज़ों से भी बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो ये होते हैं कारक। इसके बाद अगला एक टॉपिक इसमें है शिक्षण अधिगम में, जो है एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, ये एक टॉपिक है। इससे आप समझ लीजिए 2 प्रश्न हमेशा आता है, 2 प्रश्न इस बार भी आएगा, ठीक है। कि बालक एक क्या है, बालक एक प्रकार का क्या है, समस्या का समाधान करने वाला है। और दूसरी बात क्या है कि वह एक अन्वेषक भी है। अन्वेषक मतलब खोज करता, मतलब वैज्ञानिक के रूप में उसकी एक प्रविधि देखते हैं हम कि वह वैज्ञानिक के रूप में हमारे समक्ष होता है, किस तरह से खोज करता है इस बात का। तो हमने देखा कि जो है कुल मिला के हमने लगभग लगभग मान चलिए कि आपको 18 से 19 प्रश्न या 20 प्रश्न के बारे में जो है अच्छे से बताया कि 20 प्रश्न जो है कहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आप 20 प्रश्न स्वयं से एकदम मतलब देखते ही करने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर, अभी जान लीजिए 25 दिन का टाइम है, 25 दिन बहुत अधिक समय होता है। 25 दिन, अगर 25 दिन को आप घंटों में कन्वर्ट करें तो बहुत अधिक समय है आपके पास, आप कर सकते हैं उतना। जितने लोगों ने जो है अभी तक बहुत अच्छी तैयारी नहीं की है, उनके लिए ये बहुत बेहतर साबित होगा। ये 25 दिन अगर आप अच्छे से कर ले जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि सीटेट आपका प्रथम प्रश्न पत्र, दोनों प्रश्न पत्र क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दे लीजिए, जो मैंने अभी जितनी भी चीज़ें बताई, ये पहले प्रश्न पत्र के साथ साथ दूसरे प्रश्न पत्र में भी लागू होता है। सेम वही प्रक्रिया होती है, सेम वही चीज़ें होती हैं, बस यहाँ होता है कि बच्चों की जो उम्र सीमा होती है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। वहाँ थोड़ा सा हम अलग स्तर के बच्चों का, अलग उम्र के बच्चों का अध्ययन करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उससे कम उम्र के बच्चों का अध्ययन करते हैं। तो ये बात यहाँ पर विशेष है। इसके बाद देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें 2 भाषा भी सम्मिलित होती है। अब आते हैं हम भाषा पर। भाषा हमारी क्या कहती है, और भाषा का जो प्रश्न होता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं भाषा से, वो कहाँ से पूछे जाते हैं और किस लेवल के प्रश्न होते हैं। दोनों प्रश्न पत्रों में भाषा का जो एक सिस्टम होता है, भाषा
पूछने का जो एक सिस्टम होता है, प्रश्न पूछने का जो सिस्टम होता है वो सेम होता है, एक ही तरह का होता है, एक ही लेवल तो नहीं कह सकते हैं, एक तरह का होता है, लेवल थोड़ा अलग होता है, जहाँ पर हमें थोड़ा सा समझ की आवश्यकता होती है। तो प्रथम प्रश्न पत्र में जो भाषा होती है, भाषा की जो बोधगम्यता जिसको बोलते हैं, भाषा बोधगम्यता, फर्स्ट भाषा जो होती है, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी जो होती है, और दूसरा विषय इसे कह सकते हैं, दूसरा विषय और फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट और सेकंड दोनों लैंग्वेज होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो बोधात्मक परीक्षा होती है, जैसे कि कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसमें पहले क्या दे दिया जाता है, आपको पैरा दे दिया जाएगा, ठीक है, गद्य और पद्य। हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, हर जगह जो है एक सिस्टम होता है कि हमको एक जो है पैरा दे दिया जाता है और उससे कुछ 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन 4-5 प्रश्नों का हमको आंसर करना होता है, ये व्यवस्था है। तो सबसे पहला जो इसमें हिंदी का प्रश्न आता है, उसमें कुछ काव्य पंक्तियाँ दी जाती हैं। अब आप सोचेंगी कि वो काव्य पंक्तियाँ कैसी होती हैं। काव्य पंक्तियाँ बच्चों बिल्कुल अपठित होती हैं। अपठित काव्य पंक्तियाँ आपके अंदर की जो क्षमता होती है, उसको देखा जाता है कि किस तरह से जो है हमें जो है उसका आंसर निकालना है। अगर आप जो है उसको पढ़ने और समझने की क्षमता रखते हैं तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसको हम कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात इसमें यही आती है। तो हमारे समक्ष जो है जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो सबसे पहले हम काव्यांश पर बात करेंगे। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले आप लोगों को काव्यांश दे दिया जाएगा, ठीक है, कुछ काव्यांश दिए जाएंगे और उस काव्यांश के माध्यम से जो है आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। वो प्रश्न कभी कभी जो है काव्यांश से 6 प्रश्न दे दिए जाते हैं और फिर गद्यांश से 9 प्रश्न दिए जाते हैं। कुल मिला के गद्यांश और काव्यांश को मिलाकर के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्यांश और काव्यांश को मिलाकर 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो शामिल होती है, वह एक चीज़ ये होती है, 15 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, फिर 15 प्रश्न जो पूछा जाता है वो शिक्षण अधिगम यहाँ भी होता है, ठीक है, भाषा विकास, ठीक है, और अध्यापन जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें होती हैं। आप जान लीजिए कि जितने भी विषय पूछे जाएंगे, जितने भी पार्ट होते हैं, सब में शिक्षण अधिगम अवश्य जो उसमें दिया गया रहता है, ठीक है ना। चाहे वो पेडागॉजी से संबंधित तो बाल विकास की अवधारणा वाला प्रश्न विषय हो, वहाँ भी 15 प्रश्न जो है आपको पेडागॉजी से पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर भाषा में आते हैं, दोनों भाषाओं में 15-15 प्रश्न पेडागॉजी से पूछे जाते हैं। तो कहा जाए कि अगर आपकी पेडागॉजी पे अच्छी पकड़ है, ठीक है, लर्निंग पेडागॉजी पे अच्छी पकड़ है, तो आप आराम से चौका छक्का मार सकते हैं, चौका छक्का मार के आराम से जो है 90 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। 75 प्रश्न तो ऐसे ही हो गया, 15-15 क्वेश्चन के सारे जो है प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम भाषा के बारे में बात करेंगे। प्रथम भाषा जैसी होती है वैसी ही द्वितीय भाषा होती है, चाहे वो अंग्रेजी आप सेलेक्ट करते हो, चाहे वो उर्दू सेलेक्ट करते हो या फिर संस्कृत सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो हम पहली भाषा के बारे में बात करेंगे, जो आप लोग अगर प्रथम भाषा जिसने हिंदी ले रखा है, हिंदी भाषी जो छात्र हैं उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा ये। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जो भाषा का बोधगम्यता वाला प्रश्न होता है, उसमें से आप जान लीजिए कि सबसे पहले आपको क्या जरूरी होता है कि गद्य पढ़ने की जो समझ होती है, गद्य को आप पढ़िए और उसकी समझ अपने अंदर विकसित करिए कि क्या कह रहा है गद्य, और उससे निकलने वाला जो अर्थ है, ठीक है, उसकी जो एक महत्व उसका कितना है, उस गद्य का क्या महत्व है यहाँ देने का, उसको समझने की जरूरत है। और उससे निश्चित तौर पे 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह जो काव्यांश होता है, ये जो पहला प्रश्न, मैं काव्यांश के बारे में बात करता हूँ। काव्यांश में कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, उसके लेखक का भी नाम पूछ लिया जाता है। वैसे जनरली मतलब बहुत कम ही पूछा जाता है, ये टेट में पूछा जा सकता है लेखक का नाम, लेकिन सी टेट में जल्दी लेखक का नाम या कवि का नाम नहीं पूछता है। उसमें उसमें यही पूछता है, जैसे मान चलिए अगर कोई कविता दे दिया तो यह पूछ सकता है कि कविता के माध्यम से कौन किसे संबोधित कर रहा है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर कोई कविता है, किसी का संबोधन है उस कविता में, तो कौन किसको संबोधित कर रहा है। कभी कभी राजनैतिक कुछ कविताएं दे दी जाती हैं, ठीक है। फिर कभी कभी कुछ ऐसी कविताएं जैसे कि हमारे धरोहरों पर, जो ऐतिहासिक धरोहर है उनके आधार, उनके ऊपर लिखी गई कुछ कविताएं दे दी जाती हैं। नई कविता से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के 5-6 प्रश्न उस कविता से होते हैं। तो उसको आपको अच्छे से कविता को पढ़ करके उसके एक एक अर्थ को समझ करके उसको आपको लिखना पड़ता है। इसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, एक आप पर्यायवाची और एक विलोम, ठीक है। कभी कभी कविता में जो कुछ शब्द ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, उनका पर्यायवाची पूछ लिया जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उनके कुछ शब्द लिखे हो तो उनका विलोम पूछ लिया जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा व्याकरणिक नॉलेज आपको होना इसके लिए जरूरी है।
यहाँ से 6 प्रश्न आपको काव्यांश से पूछे जाते हैं। फिर आता है गद्यांश। जो गद्यांश होता है बच्चों, गद्यांश से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिला के ये 9 प्रश्न जो होते हैं, ये सबसे पहले तो उसका एक शीर्षक, ठीक है, अगर गद्यांश आप पढ़ रहे हैं, गद्यांश का एक महत्वपूर्ण शीर्षक होना चाहिए। गद्यांश के महत्वपूर्ण शीर्षक के आधार पर, ठीक है, जो गद्यांश का शीर्षक होता है उस शीर्षक के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। पूछ लिया जाएगा कि उपरोक्त गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक चुन करके जो है विकल्प में सही का निशान लगाइए या विकल्प को चुनिए, ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो कुल मिला के जो है 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर एक, जैसे मान चलिए कि अगर कोई साइंस और जो है कला से कोई जो है ऐसा प्रश्न है, कोई गद्यांश दिया गया है, तो उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक चीज़ आप लोग महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा, ये जो गद्यांश पूछे जाते हैं, ये गद्यांश बेसिकली ऐसे पूछे जाते हैं जो आज जो एक वर्तमान समय में जो परिस्थितियां चल रही हैं उनसे संबंधित गद्यांश अक्सर पूछे जाते हैं। कभी कभी जो हमारे लेखन स्तंभकार होते हैं, जो न्यूज़पेपर वगैरह में जो है जो एडिटोरियल लिखते हैं, उनके गद्यांश को दे दिया जाता है, उनकी लिखी गई बातों को दे दिया जाता है। कुछ राजनैतिक टिप्पणियां कर दी जाती हैं, कुछ ऐतिहासिक टिप्पणियां दे दी जाती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पर अगर आप अभी से फोकस कर लेंगे तो 20-25 दिन में आप लोगों को समझ की एक क्षमता आ जाएगी। आप लोग एक काम करिए, अगर इसमें बेसिक तौर पर जो है अगर आप लोगों को जानकारी हासिल करनी है कि किस तरह से हम गद्यांश को समझ सकते हैं, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि आप न्यूज़पेपर, हिंदी माध्यम का जो न्यूज़पेपर आता है जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, उसमें क्या होता है, बीच के पृष्ठ पर एडिटोरियल होता है। प्रत्येक दिन अगर अभी आप आदत बना ले जाएं प्रत्येक दिन एडिटोरियल पढ़ने का, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी समझ विकसित होती चली जाएगी उस लेवल की, ठीक है। कोई भी गद्यांश आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा उसका उत्तर क्या हो सकता है, ठीक है। एक चीज कुछ टीचर बताते हैं, मैंने कुछ अभी हाल ही में कुछ शिक्षकों का वीडियो देखा, उसमें बताते हैं कि जो जो आंसर सबसे बड़ा हो उसको टिक कर दीजिए, या तो फिर उपरोक्त सभी सही होता है। ये बिल्कुल एकदम मतलब नगण्य है, इस पर बिल्कुल फोकस ही मत करिए आप लोग, अन्यथा आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि 60% या 70% ऐसे क्वेश्चन का आंसर सही होता है। मानता हूँ ठीक है सही होता है, लेकिन आप इस बेस पर बिल्कुल मत रहिए, ठीक है, कि आप ये समझ लें कि कोई जो है बता देगा कि अगर जो आंसर जो विकल्प में सबसे बड़ा आंसर लिखा हो वो सही हो सकता है या फिर उपरोक्त सभी सही हो सकता है। तो ये सब इसको बिल्कुल दरकिनार करिए, ओरिजिनल चीज़ों पे रहिए, ठीक है, क्योंकि आपको परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने हैं, ना कि आपको ऐसे करना है कि जो है हम किसी तरह से तुक्का मार के काम चला लें। तुक्का यहाँ सही हो जाता है, मैं मानता हूँ कि माइनस मार्किंग नहीं होती है, तुक्का सही हो जाता है, बहुत सारे लोग तुक्का लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, हमने 2 प्रश्न के बारे में चर्चा किया, उसके बाद फिर हम आगे साइंस और टेक्नोलॉजी के संबंधित जो पैराग्राफ पूछे जाते हैं, जो पैराग्राफ होता है कभी भी साइंस टेक्नोलॉजी से पूछ लिया जाता है, साइंस के बारे में थोड़ा सा अगर आप उसको बेहतर तरीके से उसकी शब्दावलियों को देखने का प्रयास करेंगे तो उसकी शब्दावलियों से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। सपोज करिए कि कोई विज्ञान शब्द लिखा है, आपसे पूछ लिया जाए वी शब्द का अर्थ क्या होगा, ठीक है, जो वी उपसर्ग लगा है उसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो वैज्ञानिक भाषा में वी का विशिष्ट होता है, विशिष्ट उपसर्ग होता है। इस तरह के प्रश्न छोटे छोटे पूछे जाते हैं। तो 9 प्रश्न, 9 और 6 प्रश्न का कॉम्बिनेशन होता है भाषा में, जो गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं, अर्थात जो गद्यांश और काव्यांश पूछे जाते हैं उनसे 9 और 6 का कॉम्बिनेशन होता है। कुल मिला के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा जो है भाषा का शिक्षण अधिगम होता है, उससे प्रश्न जो होते हैं 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे भाषा का विकास और अध्यापन कहते हैं, ठीक है। अध्यापन का मतलब ये है कि आप शिक्षण किस तरह से करते हैं, बच्चों को समझाते किस तरह से हैं। आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकते हैं। अगर मान चलिए कि जो आप भाषा का बोधगम्यता वाला पार्ट है, मतलब काव्यांश और गद्यांश का, उसमें आपने 10 प्रश्न कर लिया, तो फिर दोबारा इसमें से 10 प्रश्न कैसे हासिल करेंगे। मैं केवल अभी न्यूनतम की बात कर रहा हूँ, आप लोग ये मत समझिएगा कि कहाँ से ये बता रहे हैं कि केवल 10 प्रश्न ही कर पाएंगे। 10 प्रश्न नहीं, मैं केवल न्यूनतम की बात कर रहा हूँ कि न्यूनतम की जो बॉर्डर लाइन है उसको आप कैसे क्रॉस करेंगे, ठीक है। भाई आप पूरा 150 में 150 लाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हाँ, जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको अभी लग रहा है कि हम अभी भी मतलब उनके अंदर संशय बना हुआ है कि कैसे हम जो है 18 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट में 18-18 क्वेश्चन पाएंगे, तब जाके हमारा 90 क्वेश्चन होगा, तो उनके लिए ये बेहतर होगा। तो देखिए, सबसे जरूरी चीज होता है अधिगम का अर्जन, ठीक है। अधिगम के अर्जन से संबंधित जो है कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि कभी कभी बच्चों की जो पुनरावृत्ति की स्थिति होती है, बच्चों का अधिगम का जो अर्जन होता है, क्या बच्चे ने अभी तक सीखा है या फिर बच्चे की सीख का लेवल क्या है, अधिगम का अर्जन वाला टॉपिक आप पढ़ लीजिए, वहां से 2 प्रश्न आता है, ठीक है। कभी कभी पुनरावृत्ति से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है, और कभी कभी एक सेंटेंस कोई दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें जो है
किस भाषा का प्रयोग किया गया है, कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मतलब जैसे कि कभी कभी होता है नियम का उल्लंघन कर दिया जाता है, फिर संदर्भ की समझ की बात कर दी जाती है। इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें आप यहाँ से देख सकते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक है वो है भाषा अध्यापन के सिद्धांत। एक चीज आप जान लीजिए, अगर आप भाषा के लैंग्वेज के टीचर कोई भी है, लैंग्वेज का टीचर कोई बनना चाहता है, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि भाषा का जो सिद्धांत है, मैं स्वयं एक लैंग्वेज टीचर हूँ तो आप लोगों को बताऊंगा कि भाषा के जो सिद्धांत है उसे जानना बेहद आवश्यक है। अगर आप भाषा के सिद्धांतों को नहीं पढ़े हुए हैं तो आप जान लीजिए कि बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए सिद्धांत का पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोग अभी से सिद्धांत जरूर ध्यान दीजिए, भाषा के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, दो टॉपिक ये हो गए। इसके बाद बच्चों जो तीसरा टॉपिक होता है कि जैसे कि एक निम्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उनको पढ़ाते रहिए आप, उनको समझ में नहीं आएगा कि हम बोल क्या रहे हैं, हमारे शब्दों को नहीं समझ पाएंगे वो। हम अभी जहाँ पर अध्यापन कार्य कर रहे हैं वहाँ पर ये शिकायतें आती रहती हैं अक्सर कि सर आप जो कुछ शब्दावलियाँ प्रयोग करते हैं, हिंदी की जो शब्दावलियाँ प्रयोग करते हैं वो हमारे समझ में नहीं आती। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य कहने का मतलब ये है मेरा कि क्यों ऐसा है, बच्चे क्यों नहीं समझ पाते। तो ये चुनौतियां हैं आपके सामने, उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, उन्हें कैसे बताएंगे बच्चों को, आप अपने व्यवहार में उस चीज़ को लाइए। ठीक है, तो भाषा सिखाने की जो चुनौतियां हैं उन्हें जानना बेहद आवश्यक है। ठीक है, अगर आप उसे इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है, हर वर्ष ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर बात आती है भाषा कौशल। भाषा कौशल कौशल आप पढ़ लीजिए, कौशल बहुत सारे पढ़े भी होंगे और भाषा कौशल क्या होता है ये भी आप लोग जानते होंगे, तो आप लोग भाषा कौशल जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। भाषा कौशल के बाद बच्चों आता है जो भाषा की जो बोधगम्यता। सपोज करिए आप कोई टॉपिक किसी को दे रहे हैं, किसी को कोई पैरा लिखने के लिए दे रहे हैं, उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। मूल्यांकन प्रविधि पढ़ना बहुत आवश्यक है। मूल्यांकन प्रविधि से एक प्रश्न 100% आपके सीटेट परीक्षा में छपा हुआ मिलेगा। इस बार भी देख लीजिएगा, पिछले 10 वर्षों का जो पेपर है 2011 से लेकर के अभी तक का, उसमें हर वर्ष एक प्रश्न जरूर पूछा गया है, चाहे वो साल में 2 परीक्षाएं हुई हो, चाहे साल में 1 परीक्षाएं हुई हो, लेकिन एक प्रश्न उसमें से जरूर पूछा जाता है। दोनों प्रश्न पत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रथम भाषा होती है। तो इस तरह से हमने अभी आपको कुल मिला के 15 प्रश्नों में से जो भाषा विकास का अध्यापन टॉपिक है, उसमें उन 15 प्रश्नों में से मैंने आपको कुल मिला के 6 से 7 प्रश्न आपको बताए कि कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आता है अब अध्यापन। ठीक है, अध्यापन में जैसे अधिगम सामग्रियाँ, ठीक है, पाठ्य पुस्तक होती है, मल्टीमीडिया। आप लोग पढ़ा, अगर जो इसमें से पढ़ा होगा अच्छे से, उसको उसको ये चीज़ें बहुत अच्छे से नॉलेज होगी कि मल्टीमीडिया हो गया। उसके बाद जो अध्यापन की विषय वस्तु होती है, जैसे कक्षा की बहुआयामी संसाधन होते हैं, कक्षा में जो बहुआयामी संसाधन होते हैं, उन सब के विषय में भी जानकारी इसमें पूछी जाती है। तो ये सामान्य तरह के प्रश्न हैं, इनसे आप 100% जो है 1-2 नंबर ले सकते हैं। इसके बाद है ठीक उपचारात्मक अध्यापन। उपचारात्मक अध्यापन अगर आप जानते हैं, उपचारात्मक अध्यापन आपने टॉपिक पढ़ा है, तो इससे 2 प्रश्न 100% पूछा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उपचारात्मक अध्यापन से आप 2 प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिए। कुल मिला के यहाँ पर 10-11 प्रश्न हमने बताए, तो उधर आप 10-11 प्रश्न यहाँ से 21-22 प्रश्न। देखिए, हमेशा किसी भी एग्जाम का एक उद्देश्य होना चाहिए, वो उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जब भी कोई चीज़ पढ़ें सही दिशा में पढ़ें। एग्जाम के अंतिम दौर पे कुछ लोग आप लोग देखते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे प्रतिभाशाली बालक होते हैं जो एग्जाम के अंतिम समय में पढ़ के और अच्छा खासा नंबर ले आते हैं। जो पिछले 4 महीने से लगातार उसी को रिवाइज किए है, उसके नंबर कम हो जाते हैं, लेकिन जो है जो एकदम अंतिम दौर में तैयारी शुरू करते हैं उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं। तो इसकी विशेषता यही है कि अंतिम दौर में आप सही दिशा में पढ़ाई करिए। जैसे 20 से 25 दिन बचा हुआ है, हमने आपको कुल मिला के अभी 2 सब्जेक्ट बताया, 2 सब्जेक्ट में हमने कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा बताया होगा कि तो 12 से 13 टॉपिक बताए होंगे। 12 से 13 टॉपिक आप आसानी से 2 से 3 दिनों में रिवाइज कर सकते हैं। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, और यहाँ तक अगर किसी ने बीएड कर रखा है, बीटीसी कर रखा है, तो उसकी योग्यता पे कोई सवाल नहीं है। ठीक है भाई, 100% वो योग्य है। 100% ये है कि उसके अंदर क्षमता है पढ़ने की। ठीक है, पठन पाठन करने की क्षमता है, तो वो इतना कर ले जाएगा। कुछ विद्यार्थियों को तो मैंने ऐसे देखा है जो रात रात भर में किताबें पूरी पढ़ डालते हैं, पूरी किताब पढ़ डालते हैं और अगले दिन जाके पेपर दे देते हैं।
तो ऐसे विद्यार्थियों से मेरा जो है वास्ता भी रहा है, ऐसे विद्यार्थियों को मैंने देखा भी है। तो उस क्षमता को, वो क्षमता हर व्यक्ति के अंदर होती है, हर व्यक्ति उसको निखार सकता है। तो आप लोग कुल मिला के जो है उस पर फोकस करिए। तो इतने टॉपिक हमने बताए। इसके बाद बच्चों देखिए, जो प्रथम भाषा हमने बता दिया, सेम इसी तरह से द्वितीय भाषा भी होती है, चाहे वह संस्कृत आप लें। देखिए संस्कृत की एक विशेषता ये है, विशेष खूबी ये है, इसे खूबी ही कह सकते हैं हम, कि संस्कृत के प्रश्न संस्कृत में पूछे जाते हैं। जिनको संस्कृत पे अच्छी पकड़ है, जिनकी संस्कृत पर समझ है, पकड़ की बात नहीं करता मैं, केवल समझ की बात करता हूँ, जिनकी संस्कृत पे समझ है, वो बच्चा अच्छे से अच्छा 18 से 20 नंबर आसानी से ला सकता है। क्योंकि जो टॉपिक हमने अभी बताए, सेम यही चीज़ संस्कृत में भी पूछी जाती है। इसी तरह से संस्कृत विषय भी होता है, जैसे हिंदी विषय होता है, उसी तरह से संस्कृत विषय और अंग्रेजी, उर्दू सभी विषय वैसे ही होते हैं। बस ज़रूरत क्या होती है आपको? समझ विकसित करने की। ठीक है, अगर आपने समझ विकसित कर लिया तो निश्चित तौर पे जो है अच्छा नंबर आप पा सकते हैं। देखिए हम प्राथमिक लेवल मतलब फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, और सेकंड पेपर में जब हम आएंगे, सेकंड पेपर में हम केवल बेसिकली एक टॉपिक पर बात करेंगे। सेकंड पेपर का आप लोगों को सामाजिक अध्ययन के संबंध में हम बात करेंगे। उसके पहले हम जो है अभी यहाँ के दो जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जो प्राथमिक स्तर की सीटेट परीक्षा देने जा रहे हैं, उसमें अभी दो विषय आप लोगों को और बताएंगे। क्योंकि दो लैंग्वेज हमने जो है आप लोगों को बताया कि दोनों लैंग्वेज जो होती है, प्रथम लैंग्वेज हमने विस्तार से आप लोगों को बताया, द्वितीय लैंग्वेज में हम केवल यही बताएंगे कि जैसे आप प्रथम लैंग्वेज को फॉलो करिए, सेम वही प्रक्रिया द्वितीय लैंग्वेज में करिए। इसके बाद बच्चों देखिए, तीसरे बाद जो हमारा चौथा सब्जेक्ट होता है, चौथा सब्जेक्ट हमारा गणित का होता है। आइए गणित शिक्षण पे बात करते हैं। गणित शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, और गणित शिक्षण में कैसे आप नंबर उठा सकते हैं, और बेसिकली नंबर वहाँ से मतलब कहाँ कहाँ से नंबर पूछे जाते हैं, या फिर कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके संबंध में हम आप लोगों को बताएंगे किस तरह के प्रश्न आप लोगों के समक्ष पूछे जाएंगे, और क्या क्या प्रश्न ऐसे होंगे जो परंपरागत तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए सीटेट एक परंपरागत परीक्षा तो नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन उसके प्रश्न का जो मॉड्यूल होता है, जो प्रश्न का सिस्टम होता है, यही होता है कि वो कभी बदलता नहीं। प्रश्न का जो सिस्टम होता है, जो मॉड्यूल होता है, जो असेसमेंट करने का उसका तरीका होता है, वो कभी बदलाव नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, प्रश्न की शब्दावलियाँ बदल जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन उसका मॉड्यूल नहीं बदलेगा। अगर उसने तीसरा प्रश्न जो है कोई शिक्षण अधिगम से पूछा है, तो नेक्स्ट ईयर भी तीसरा प्रश्न वो शिक्षण अधिगम से ही पूछेगा, भले ही उसका सिस्टम पूरा बदल दे वो। तो ये सिस्टम होता है, यही होती है कि जो एक कहने का मतलब, जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं उनका सिस्टम जल्दी नहीं बदलता है। जैसे यूपीएससी का भी आप अगर उठा के देखें, तो यूपीएससी में भी चीज़ें बदलती नहीं है जल्दी, सिस्टम उसी परंपरागत तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। बस ये है कि उसमें काफ़ी कुछ नयापन जुड़ता जाता है, हर वर्ष, हर 6 महीने में, हर साल उसमें जो है, हर जो परीक्षा होती है उसमें नयापन जुड़ता जाएगा, सिस्टम वही रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों की, हर अभ्यर्थी के लिए फ़ायदा करेगा। फिर आइए हम देखते हैं जो है, जो हमारा अगला विषय है गणित शिक्षण। गणित शिक्षण में देखिए बच्चों, हम आप लोगों को सिर्फ इतना बताएंगे कि आप नंबर कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं। पहला जो इसका विषय होता है, विषय वस्तु, जैसे गणित का है, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक का पार्ट में जितने भी गणित के सब्जेक्ट होते हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो दूसरा प्रश्न होता है उसमें अध्यापन कला संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यापन कला के जो मेन टॉपिक होते हैं, जैसे शिक्षण अधिगम हो गया, ठीक है, शिक्षण के क्या क्या तरीके होते हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि किन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यामिति एक ऐसा चैप्टर है जो पहला ही चैप्टर सिलेबस में दिया गया है। ज्यामिति से आपको 2 प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। ज्यामिति आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ज्यामिति के साथ साथ आप लोगों को संख्या आधारित प्रश्न जो होते हैं, ठीक है, सपोज करिए कि उसमें जो है नंबर सिस्टम दे दिया, नंबर सिस्टम के अलावा जो है कुछ और जोड़ घटाना से संबंधित प्रश्न दे दिया, इस तरह के प्रश्न 2 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों के साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मापन, भार और समय, इनसे एक एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है। कुल मिला के 4 और 3-7 प्रश्न यहाँ से आप लोग उठा सकते हैं आसानी से। और उसके बाद अगर ज़्यादा समस्या ना हो, तो आप कुल मिला के जो है 2 टॉपिक और ले लीजिए। आंकड़ा प्रबंधन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आंकड़े निकालना बहुत अच्छे से जानते होंगे, आंकड़ा प्रबंधन पढ़ लीजिए। और उसके बाद जो है, जो राशियाँ होती हैं, ठीक है, भार मापन की तरह तरह की जो राशियाँ बताई गई हैं उनको पढ़ लीजिए। ठीक है, 2-2 प्रश्न यहाँ से मतलब कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी क्या मतलब मैक्सिमम ईयर में मैंने देखा है, एनालिसिस करने से मुझे पता चला मैक्सिमम ईयर में यहाँ से प्रश्न उठे हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग देख लेंगे तो कुल मिला के आपका 10 प्रश्न प्लस हो जाएंगे यहीं से, मतलब मैथ से ही 10 प्रश्न आपके प्लस हो गए। अब आते हैं हम शिक्षण अधिगम पर। शिक्षण अधिगम, जो मैथ का शिक्षण अधिगम होता है बच्चों, देखिए मैथ का शिक्षण अधिगम थोड़ा अलग तरीके का होता है। जानने की आवश्यकता है इसको, जानने की आवश्यकता इसलिए है कि जब आप मैथ का शिक्षण अधिगम देखेंगे, तो
इसमें गणितीय तार्किक चिंतन, ठीक है, जो गणितीय वाला तार्किक चिंतन होता है वो, चिंतन की प्रकृति क्या होती है, ठीक है, बालक के चिंतन और तर्क शक्ति क्या होती है, उसके पैटर्न को समझने की जरूरत है। बालक किस तरह से मैथ को सोचता है। आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश बोर्ड हम कहें तो बहुत अच्छा बोर्ड है। उसमें ऐसे ऐसी चीज़ें शामिल हैं, अगर आप उसको उसकी उन किताबों को उठा के पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपको। यूपी बोर्ड को लोग ऐसे हलवा समझते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड सबसे बेहतर बोर्ड माना जाता है। यूपी बोर्ड में जितनी जितनी चीज़ें शामिल की गई हैं या सम्मिलित की गई हैं, अगर उन्हें बच्चा आसानी से अगर एक बार बहुत अच्छे से पढ़ ले तो वो दोबारा कभी भूलेगा नहीं। और आप लोगों के लिए भी मैं सीटेट के जितने भी अभ्यर्थी सीटेट परीक्षा में बैठ रहे हैं उनको यही कहूँगा, अगर आपका इस बार क्लियर हो जा रहा है और आगे आपको और अच्छा नंबर हासिल करना है या आगामी किसी भी परीक्षा में, तो यूपी बोर्ड की जितनी भी किताबें हैं 6 से लेकर 8 तक की, ठीक है, परिषदीय विद्यालय में जो चलती है, एससीईआरटी से जो किताबें मतलब मिलती हैं, वो किताबें आप पढ़ डालिए एक बार, पूरी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। इतना बेसिक तरीके से वहाँ चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ कि यूपी बोर्ड भारत का सबसे बेहतर बोर्ड माना जाना चाहिए, इस चीज़ का मैं समर्थन करता हूँ। इसके बाद बच्चों हम आते हैं जो है, बस यहाँ पर निगेटिविटी इसलिए है कि कुछ लोग जो है यूपी बोर्ड को हवा समझने लगे हैं, हलवा समझने लगे हैं। यही वजह है कि जो है यहाँ पर हलवा का मतलब खाने वाला हलवा नहीं, मतलब थोड़ा सा आसान उसको समझने लगे हैं। लेकिन यूपी बोर्ड सबसे बेहतर बोर्ड है, आसान भी है और बेहतर भी है। फिर इसके बाद हम अध्यापन संबंधी मुद्दे, जो पहला हमने बताया कि गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। इसके बाद में जो पाठ्यचर्या है एनसीएफ 2005, फिर हम आते हैं एक बार एनसीएफ 2005 को, गणित के संबंध में एनसीएफ 2005 क्या कहता है, मैथमेटिक्स का क्या उसमें सिस्टम दिया गया है, गणित का स्थान क्या है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। एनसीएफ कुल मिला के अगर आप पढ़ लेंगे मैथ्स के संबंध में एनसीएफ क्या कहता है, तो दो प्रश्न तो आपको 100% वहाँ से मिलने ही मिलने हैं। अगर आप वहाँ से एनसीएफ को पढ़ लेते हैं तो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 में 2 प्रश्न वहाँ से भी एनसीएफ से भी आएंगे। फिर उसके बाद गणित की भाषा कैसी होती है, ये भी एनसीएफ से प्रश्न पूछा जाता है। एनसीएफ अगर आप पढ़ लेते हैं तो गणित की भाषा किस तरह किस लेवल की होनी चाहिए, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अगर आप जो है गणित और भाषा इन दोनों को कहीं भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए, कोई भी संस्था को ले लीजिए, अगर उठाते हैं तो असेसमेंट करने का सबसे जो बेस फार्मूला है वो मैथ और लैंग्वेज है। मैथ और लैंग्वेज पे ही हमेशा जो है जो बेसिक तौर पे जो है असेसमेंट होते हैं वो होते हैं। तो इनको जो है हम यहाँ पर यह देखते हैं कि गणित और गणित की जो भाषा होती है उस टॉपिक से अगर आप लोग पढ़ लेते हैं चैप्टर, तो आप लोगों को जो है दो प्रश्न वहाँ से भी मिलेंगे। उसके बाद में सामुदायिक गणित क्या होती है, कम्युनिटी मैथ। कम्युनिटी मैथ अगर आप पढ़ते हैं, कम्युनिटी मैथ का मतलब यह हुआ कम्युनिटी से संबंधित जो मैथमेटिक्स दी जाती है वो छोटे लेवल की मैथ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यही कुल मिला के 4-5 टॉपिक हैं जहाँ से आप न्यूनतम नंबर हासिल कर सकते हैं, मतलब उससे डाउन नंबर होगा ही नहीं। आप कुल मिला के मान चलिए कि इन तीनों चारों सब्जेक्ट को शामिल करके कम से कम नहीं कुछ है तो इन जितने जितने टॉपिक अभी हमने मैथ में बताया, इनसे अगर आप ले लेते हैं, इन सारे टॉपिक को पढ़ लेते हैं, तो कुल मिला के आप जो है 18 से 19 नंबर तक, मतलब 20 कह सकते हैं उसको हम, 20 नंबर आप आसानी से देख सकते हैं। और ये एनसीएफ जो हम पढ़ने के लिए बता रहे हैं, एनसीएफ बहुत अधिक नहीं है, बहुत थोड़ा सा है, उसको उठा के रट डालिए एकदम, ठीक है, एकदम अच्छे से समझ विकसित कर लीजिए उस पर। रटने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको शब्दशः रट डालिए, कहने का मतलब ये है कि उसकी समझ को विकसित करिए, उसमें क्या कहा गया है एनसीएफ में, एनसीएफ 2005 क्या क्या बातें कहता है मैथ और लैंग्वेज के संबंध में या विद्यालयी व्यवस्था के संबंध में, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये बेहतर होगा आप लोगों के लिए। कैसे बच्चे सीखते हैं मैथ को, कैसे क्या उनकी अवधारणा होती है। उसके बाद फिर उपचारात्मक अध्यापन ही है, आप लोग लास्ट में एक टॉपिक और तैयार कर लीजिए, उपचारात्मक अध्यापन, किस तरह से किसी समस्या का निदान आप करते हैं, नैदानिक या उपचारात्मक अध्यापन होता है, सिलेबस आप लोग उठा के देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे और लोगों तक पहुंचाइए, साझा करिए, जो लोग नहीं अभी तक बेहतर तरीके से पढ़े हैं उसको जो है उन लोगों तक इसको पहुंचाइए और साझा करिए। इसके बाद बच्चों हम आते हैं पर्यावरण अध्ययन। जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन की क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में हम जानते हैं। पर्यावरण का मतलब होता है, इस समय हम भी जो है थोड़ा सा वातावरणीय माहौल में बैठे हैं, बाहर ही जो है आउट ऑफ रूम बैठे हैं, तो थोड़ा सा हमको भी अच्छा लग रहा है, अच्छी बढ़िया जो है हवा भी थोड़ी ठंडी ठंडी चल रही है क्योंकि ठंड का मौसम है। तो हमने भी जो है सोचा कि आज बाहर ही एक वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। देखिए सबसे बेहतर ये होता है कि पर्यावरण में अगर आप
सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न, ठीक है। तो देखिए उसके देखिए टॉपिक आप लोगों को बताते हैं क्या क्या होते हैं। छोटे बच्चों के जो प्रश्नावलियाँ होती हैं उसके टॉपिक क्या क्या होते हैं। उसके टॉपिक होते हैं जैसे परिवार और मित्र, परिवार और मित्र में बच्चों की क्या स्थिति होती है, छोटे छोटे बच्चे किस तरह से परिवार में घुलते मिलते हैं, परिवार की क्या स्थिति होती है बच्चों को लेकर के, बच्चों को किस तरह से लाड प्यार छोटे बच्चों को दिया जाता है, बच्चे किस तरह से परिवार में बिहेव करते हैं, उनके मित्र कौन बनते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, आप लोग कभी देखिएगा छोटा बच्चा होगा, 2-3 में पढ़ने वाला होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आपको देखते ही आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, कूदने लगेंगे आपके ऊपर, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं शर्माते रहेंगे, इधर उधर इधर उधर। तो इन चीज़ों को जो है आपको गेन करना है, पढ़ना, यही है पर्यावरण। फिर इसके बाद आता है कि संबंध कैसे कैसे होते हैं बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से संबंध बनाते हैं, वो किस तरह से जो है छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। अगर उन्हें डांट दिया जाए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा लाड प्यार दे रहे हैं, बहुत दुलार दे रहे हैं, कभी डांट नहीं रहे हैं, और अचानक से किसी दिन आपने डांट दिया उनको, तो बच्चे एकदम मतलब उनकी जो संवेदनाएं हैं, अभी हमने संवेदनाओं के बारे में चर्चा की थी, उनकी संवेदनाएं बड़ी मतलब वो बड़े दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं तुरंत केवल डांटने से ही, कभी कभी गुस्से भरा चेहरा देख कर वो डर जाते हैं। इस तरह की चीज़ें आप सीखिए, इन चीज़ों को समझिए, इससे प्रश्न सीटेट में अवश्य पूछे जाते हैं। अगर उनसे हम बात करें कि किस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, तो वो उन प्रश्नों की जो प्रकृति होती है एकदम छोटे लेवल के बच्चों के संबंध में होती है। इसके बाद है जैसे कि अगला टॉपिक अगर हम बात करें तो जैसे कि पशु पशु हो गया, पशु पक्षी होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। पौधे किस तरह, छोटे छोटे पौधे होते हैं, बच्चे उनसे किस तरह से सीखते हैं, पौधों के बारे में बच्चों को क्या जानकारी हम दे सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसके बाद अगला जो दो टॉपिक और महत्वपूर्ण आपको बताएंगे, एक है जो है भोजन और एक है आश्रय। भोजन और आश्रय वाला जो टॉपिक है आपको कक्षा 4 या 5 की किताब में, जो एनसीईआरटी की किताब आती है उसमें मिलेगा। उससे दो दो प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं भोजन और आश्रय से। अगर भोजन और आश्रय आपने चैप्टर पढ़ लिया है दोनों, तो 4 प्रश्न आपको मिल जाएंगे यहाँ से। इन चारों प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से इनका अध्ययन आप कर सकते हैं। और एनसीईआरटी 4 और 5 की किताब में आपको मिलेगा प्रश्न। 4th and 5 एनसीईआरटी की ले लीजिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक, उसमें आपको मिल जाएगा ये प्रश्न, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों हम आते हैं जो है अध्यापन संबंधी मुद्दे। जो इनके अध्यापन संबंधी मुद्दे हैं, अध्यापन संबंधी मुद्दों के बारे में जानने के लिए वही चीजें हैं कि ईवीएस का जो अवधारणा है, ईवीएस की जो अवधारणा है, कहने का मतलब जो पर्यावरण पढ़ाने की अवधारणा है, इसका क्या औचित्य है, क्यों पढ़ाया जाता है, इस टॉपिक को अगर आप पढ़, अब जैसे मैं इतना डिस्क्राइब क्यों कर रहा हूँ, आधे से ज़्यादा प्रश्न जो सिलेबस में पढ़ रहा हूँ, सिलेबस भी आप अगर समझ लें तो इतनी क्षमता विकसित हो जाएगी कि हमें क्यों पढ़ाया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है ईवीएस, ईवीएस की क्या उपयोगिता है जीवन में, क्यों उनको पढ़ने के लिए दिया जाता है कि आप इसको पढ़िए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसी पर्यावरण के अध्ययन से ही वो आगे जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक और जो नागरिक जीवन है, नागरिक शास्त्र है, उसकी सीढ़ी चढ़ते हैं बच्चे इसी पर्यावरण के आधार पर, ठीक है। तो यही अवधारणा है, उनको यही सब सिस्टम है उनको पढ़ाने का। पर्यावरण अध्ययन उनको किस तरह से पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण में होने वाली चीज़ों के बारे में क्या सिखा पाते हैं हम, इस चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक आपका महत्वपूर्ण है। इसके बाद पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा, ठीक है। पर्यावरण का जो अध्ययन है, पर्यावरण मतलब हमारे जो वातावरण से संबंधित जो चारों तरफ पर्यावरणीय जो उपयोगिता है उसका अध्ययन और उसके बाद उसकी शिक्षा किस तरह से दी जाती है, उन्हें उस चीज़ को हम बच्चों को बताते कैसे हैं, क्या सिस्टम होता है उनको बताने का, और बच्चे सीखते कैसे हैं, बच्चे कैसे समझते हैं उसको। इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिए, ये दूसरा टॉपिक है। यहाँ से एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो एक प्रश्न आपका यहाँ से 100% आना ही आना है। फिर इसके बाद हमारा, हम देखिए इसके पहले जो पर्यावरण में 2 पार्ट हमने बताया, पहला पार्ट जो हमने टॉपिक वाइज बताया, वहाँ से आपको कम से कम 10 से 12 प्रश्न मिल जाएंगे। उसके बाद ये भी यहाँ से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं उस टॉपिक को अगर आप नोट कर लेते हैं तो कुल मिला के यहाँ से भी जो है 3-4 टॉपिक में आपको जो है 10 से 11 प्रश्न मिल जाएंगे। 10 प्रश्न तो 100% मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों तीसरा टॉपिक है अधिगम का सिद्धांत। फिर आया अधिगम का सिद्धांत। अगर आप एक बार अधिगम का सिद्धांत पढ़ लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा पर्यावरण में अगर आप घुस करके देख लेंगे तो अधिगम का सिद्धांत आसानी से सीख सकते हैं आप। अधिगम के सिद्धांत को सीखने का यही एक तरीका है कि पर्यावरण में अगर आप अधिगम का सिद्धांत सीख रहे हैं तो पर्यावरण में पर्यावरणिक चीज़ें बच्चे किस तरह से सीखते हैं, उनका क्या सिस्टम होता है, उनमें जो आने वाली जो उनकी अधिगम की प्रक्रिया होती है उसको किस तरह से बच्चे समझ पाते हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं तो अधिगम के सिद्धांत में चीज़ें जो है बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से आपको मिल जाएंगी। तो अधिगम का सिद्धांत आप लोग पढ़ लीजिए,
ठीक है। फिर उसके बाद क्रियाकलाप, पर्यावरण का एक बहुत विशेष बिंदु होता है, आओ करके सीखें। आओ करके सीखें अगर आप बच्चों को बता रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। आओ करके सीखें किस तरह से करते हैं ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, इस पर बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को डिस्क्राइब नहीं करूँगा। फिर उसके बाद एक आता है प्रयोग और व्यवहारिक कार्य। प्रयोग और व्यवहारिक कार्य अगर आपने समझ लिया है, प्रयोग और व्यवहारिक कार्य की रूपरेखा आपने समझ ली है, तो आप समझिए कि आपका जो है एक जो सिस्टम है, जो एक स्वरूप है, वो 100% एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं और कक्षा 5 में आप लोगों को ये चैप्टर मिल भी जाएगा। ठीक है, व्यवहारिक कार्य और प्रयोग। तो इस तरह से एक और चैप्टर आप लोगों को बताऊंगा मैं, समस्याएं जो है। ठीक है, बच्चों की जो सीख की समस्याएं होती हैं, बच्चे किस तरह से समझ नहीं पाते हैं, या कुछ मंद बुद्धि बालक होते हैं, उनके सीखने की प्रक्रिया क्या होती है। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोगों को एक टॉपिक ये भी कवर हो जाएगा। यहाँ से मैं देखता हूँ कि 2 प्रश्न लगभग लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है, 2 प्रश्न अगर आप यहाँ से देख लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरह से कुल मिला के हमने देखा कि हमने प्राइमरी स्तर के जितने भी टॉपिक थे, जितने भी चीज़ें थी, उसमें से हमने लगभग लगभग मैक्सिमम लगभग 95 क्वेश्चन का थीम एक आप लोगों को बताया है। इस 95 क्वेश्चन का थीम को अगर आप समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि सीटेट पार है आपका। अब आते हैं हम बच्चों सबसे अंतिम जो बिंदु है आपका, 2 से 4 मिनट और लूँगा मैं। तो अंतिम बिंदु हमारा है सामाजिक विषय, जो द्वितीय प्रश्न पत्र का है। क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र में आप जानते हैं कि 3 विषय सेम होते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में जो है केवल सामाजिक विषय जो है थोड़ा सा अलग होता है। उसमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और 60 प्रश्न में आप कैसे अच्छा नंबर पा सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे। तो ये जो 60 प्रश्न होते हैं, पहला तो आप लोग ये जान लीजिए कि अगर इसमें से 60 प्रश्न आपको हासिल करना है या फिर गेन करना है 60 प्रश्न, तो आप 6 से 8 तक की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, अभी तो अब तो समय बचा नहीं है आप लोगों के पास, लेकिन कुछ टॉपिक तो पढ़ने का समय बचा है ना आप लोगों के पास। कुछ टॉपिक तो आप पढ़ ही सकते हैं। उस टॉपिक को हम आप लोगों को बता देते हैं जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनसे देखिए, इसमें 40 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है। जो 2 टॉपिक होते हैं, इसके जो 2 सिस्टम होता है, एक होता है कि जो है सामाजिक अध्ययन। ठीक है, पहला का खंड में 2 खंड होते हैं कुल मिलाकर सामाजिक विषय में। खंड का में आपसे विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मतलब विषयावली है उससे संबंधित प्रश्न। और जो दूसरा टॉपिक है वो होता है आपका शिक्षण अधिगम। ठीक है, शिक्षण अध्यापन वाली जो विशेषताएं होती है, अध्यापन की क्या विशेषताएं होती है, हिस्ट्री पढ़ाने की क्या विशेषता होती है, ज्योग्राफी की, मतलब कुल मिला के सोशल साइंस पढ़ाने की क्या सिस्टम होता है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 20 प्रश्न होंगे। और बहुत ही कम टॉपिक में 20 प्रश्न कवर होते हैं। आप कुल मिला के ये जान लीजिए कि अगर आपके मतलब एक सिस्टम आप देख ले रहे हैं कि 60 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, और 60 प्रश्न में देखा जाए अगर आप पिछले जो 3 टॉपिक हैं अगर उनसे आप जो है अच्छे से 70 क्वेश्चन या फिर 70 क्वेश्चन अगर वहाँ से आप ले लेते हैं, तो यहाँ से मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप 40 क्वेश्चन बहुत आसानी से ले सकते हैं। 40 क्वेश्चन का क्राइटेरिया आप लोग किस तरह से पार कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहला ही टॉपिक है कब, कहाँ और कैसे। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। चीज़ें कब हुई थी, कहाँ हुई थी और कैसे हुई थी, बहुत आसान है। अगर आप पूरा पूरा पढ़ना चाहें, कब कहाँ कैसे को पूरा पढ़ना चाहें, पूरा सिलेबस पढ़ना चाहें, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे आपको देने पड़ेंगे। 3 से 4 घंटे पूरा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इसको कवर कर ले जाएंगे आप। ठीक है, कब कहाँ कैसे से आप जान लीजिए 2 प्रश्न पूछे जाते हैं हर वर्ष। 2 प्रश्न यहाँ से मैंने देखा है, मैंने पूरा पूरा उठा के एनालिसिस किया, कब कहाँ कैसे से 2 प्रश्न मिलता है यहाँ से। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है आपका जो है, जो नए विचार हैं। नए विचार से एक प्रश्न 100%। ये मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अभी ज्योग्राफी पे नहीं गया हूँ, हिस्ट्री पे केवल बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री में नए विचार से एक प्रश्न पूछा जाता है, इसे आप ले लीजिए। ठीक है ना। इसके बाद बच्चों आते हैं हम जो है 3 टॉपिक और आपको हिस्ट्री में बताऊंगा, जिससे आपको कम से कम मान चलिए कि नहीं कुछ है तो इन 3 टॉपिक और 2 टॉपिक को मिलाकर के कुछ 5-6 टॉपिक से आप जो है हिस्ट्री के जो 10 प्रश्न होते हैं, ठीक है, कुल मिलाकर 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 40 में से 10 प्रश्न आप बहुत आसानी से कर सकते हैं हिस्ट्री से केवल। अब ये कौन कौन से टॉपिक होते हैं, जैसे कहा जाए तो राजनैतिक गतिविधियां हिस्ट्री में क्या क्या रही हैं, राजनैतिक समावेश किस तरह से होता रहा है, राजनीतिक दृष्टिकोण लोगों की क्या रहे हैं हिस्ट्री में, उसको आप लोग पढ़ लीजिए राजनीतिक गतिविधियां से। ठीक है, 6, 7, 8 में देखेंगे तो कक्षा 7 में ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको। 7th में ये टॉपिक मिलेगा, राजनीतिक गतिविधियां क्या रही हैं। इसके बाद फिर है
संस्कृति और विज्ञान, ठीक है। कल्चर और जो साइंस है, कल्चर और साइंस, हमारा कल्चर और साइंस 2-3 प्रश्न, लगभग 2-3 तो नहीं कह सकता, लेकिन एक 100% पूछा जाता है। 1 या 2 प्रश्न 100% पूछा जाता है। अगर 3 की बात करें तो कभी-कभी 3 प्रश्न यहाँ से उठा लिया जाता है। आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो टॉपिक बता रहा हूँ उसको आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा जो है नए सम्राट और साम्राज्य। नए सम्राट जो किस तरह से उदित हुए थे, उनका अस्त किस तरह से हुआ, और साम्राज्य उन्होंने कौन कौन से बनाए थे, इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो ये जो है तीसरा टॉपिक हो गया। इसके बाद सॉरी चौथा टॉपिक हो गया। इसके बाद पांचवा टॉपिक है दिल्ली के जो सुल्तान है, दिल्ली के सुल्तान आप लोग पढ़ लीजिए, पांचवा टॉपिक है। इसके बाद है स्वतंत्रता के पश्चात का भारत। अगर आप स्वतंत्रता के पश्चात के भारत को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कुल मिला के 6 टॉपिक में आपको 10 प्रश्न करने की क्षमता आ जाएगी आपके अंदर। ये 6 टॉपिक से 10 प्रश्न 100% पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हर वर्ष पूछे जाते हैं ये टॉपिक। इसीलिए कुल मिला के हमने आप लोगों को, देखिए वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, कोई ये नहीं है मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ वीडियो बनाने के माध्यम में, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इन चीज़ों को जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप लोग समझ लीजिए इस बार दोनों पेपर बहुत आसानी से अच्छा नंबर पा सकते हैं। फिर इसके बाद बच्चों आते हैं भूगोल के कुछ टॉपिक हैं। भूगोल के महज हमने 3 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जहाँ से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भूगोल का जो पहला टॉपिक है वो ये है कि जो है सौर मंडल से आप पढ़ लीजिए, सौर मंडल को पढ़ लीजिए। सौर मंडल से आपको जो है प्रश्न मिल जाएंगे। हर साल इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं सौर मंडल से, तो इस बार भी 100% इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद फिर है मानव पर्यावरण, ठीक है, बस्तियां हैं, परिवहन है, और उसके बाद संप्रेषण है। इससे एक टॉपिक पढ़ लीजिए। उसके बाद संसाधन पढ़ लीजिए, ठीक है, संसाधन और कृषि, इस चीज़ को पढ़ लीजिए। यहाँ से आपको कुल मिला के 4, मैंने कुल मिला के एनालिसिस जो किया है, 4 तो हर साल पूछे गए हैं। कभी कभी किसी साल जो है किसी मतलब जैसे सेकंड टाइम पे जब पेपर होता है उसमें 5 प्रश्न हो गए हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि 4 से 5 प्रश्न इसके क्लियर हैं। 4 से 5 प्रश्न यहाँ से 100% आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आप 10-11 प्रश्न हिस्ट्री से, 4-5 प्रश्न यहाँ से, कुल मिला कितने प्रश्न हो गए आपके? आपके कुल मिला के 15-16 क्वेश्चन हो गए। अब 15-16 क्वेश्चन के बाद फिर आते हैं हम जो है सामाजिक और राजनैतिक जीवन। सामाजिक और राजनैतिक जीवन में 40 में से सबसे अधिक प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। सामाजिक जीवन कैसा और राजनैतिक जीवन कैसा। नागरिक शास्त्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण दोनों मिक्स करके इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सामाजिक जीवन जैसे कि सरकार क्या होती है, स्थानीय सरकार क्या होती है, आजीविका हासिल करना ये क्या होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद लोकतंत्र क्या होता है, राज्य सरकार क्या होती है, केंद्र सरकार क्या होती है। कुल मिला के पॉलिटिकल मतलब जो नागरिक शास्त्र है उसको आप पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ से प्रश्न, ये जितने टॉपिक हमने बताया, इन टॉपिक से आपको कुल मिला के 12 से 13 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। कुल मिला के हमने 5 टॉपिक बताया। हमने बताया सरकार, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र, राज्य सरकार, ठीक है। अगर आप बहुत अधिक थोड़ा सा और जाना चाहते हैं तो संसदीय सरकार और न्यायपालिका पढ़ लीजिए। संसदीय सरकार और न्यायपालिका से हर वर्ष लगभग प्रश्न पूछे ही जाते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस बार भी आप लोगों से कम 10 प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाएंगे। यहाँ से भी आपको 100% 10 प्रश्न पूछे ही जाने हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 15 उधर 25 प्रश्न आप लोग करने की क्षमता आ गई होगी। 25 प्रश्न कहाँ से आपको उठाने हैं? कुल मिला के हमने ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 टॉपिक बताए हैं। 10-12 या बहुत होंगे तो 15 टॉपिक बताए होंगे। 15 टॉपिक में आप 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं जो है अध्यापन संबंधी मुद्दों पर। जो जो सामाजिक विषय का जो अध्यापन संबंधी मुद्दा होता है उसके संबंध में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अध्यापन संबंधी मुद्दे से आप जानते हैं कि 20 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। 20 प्रश्न में बच्चों देखिए हमने 25 आपको पहले क्राइटेरिया में सेट कर दिया है। खंड खा में आते हैं तो यहाँ से हम 20 में से आपको मैक्सिमम कम से कम हम बताएंगे 12-13 क्वेश्चन के टॉपिक, ठीक है, कि 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ से आप कैसे उठा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग मतलब ज़्यादा टैलेंटेड होंगे तो वो 15 भी कर ले जाएंगे इन टॉपिक्स से, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा समझ भी उनकी आ जाएगी। तो आइए हम लोग जो है अध्यापन संबंधी जो मुद्दे हैं, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की अवधारणा और पद्धति इसकी क्या क्या है। 6 से 7 का जो लेवल है, क्लास 6 से लेकर के जो 8th तक का जो लेवल है, उस लेवल की पद्धति क्या है, सिस्टम क्या है, ठीक है, उस सिस्टम के आधार पे हम इसको समझेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा आप लोग। पहला टॉपिक है। उसके बाद में कक्षा की प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं। कक्षा में जो भी सामाजिक विषय का टीचर होगा वो कक्षा में क्या क्या प्रक्रियाएं, आप लोगों ने सामाजिक विषय बहुत दिनों से पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी 6 से 8 तक, 9-10 में भी
और कुछ लोग अगर 12th में भी जो है आर्ट बैकग्राउंड रहा होगा तो उन लोगों ने भी पढ़ा होगा कि सामाजिक विषय की जो कक्षा की अध्ययन की जो सामग्री होती है और जो प्रक्रिया होती है या जो सिस्टम होता है वो किस तरह का होता है, किस लेवल का होता है। तो आप लोग यहाँ पर उसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसको जब आप लोग समझ जाएंगे, इसको कर ले जाएंगे, तो यहाँ से आप 2 टॉपिक कवर कर ले जाएंगे। 2 टॉपिक कवर करने से आपके 4 प्रश्न हल हो रहे हैं। 2 टॉपिक से 4 प्रश्न। इसके बाद फिर विशेष प्रश्न आता है कि जो है विवेचित चिंतन का विकास करना। तीसरा टॉपिक है विवेचित चिंतन का विस्तार करना। अगर आप जो है विकास करना, अगर इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। कभी कभी मैंने देखा कि जैसे मान चलिए अगर 2012 में देखें, 2012 के प्रश्न में इसमें से यहाँ से जो है 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। 2013 में फिर एक ही प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह से हम देखें तो एक प्रश्न तो आप 100% फिक्स मान चलिए, एक प्रश्न तो आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया है तो 2 भी प्रश्न सॉल्व करने की क्षमता आ जाएगी आपके अंदर। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो बच्चों जितनी चीज़ें हमने बताई अभी तक, उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही था कि आप लोग जो है चीज़ों को समझें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा जो अधिगम प्रक्रिया है उसकी जो है अधिगम साधनों का जो वर्गीकरण है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग इस टॉपिक में देख लीजिएगा। कुल मिला के 4 टॉपिक हमने इसमें बताया। 4 टॉपिक में आप जान लीजिए कि 10 प्रश्न आप 100% कर सकते हैं, अगर ये 4 टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं तो। अब हम बताते हैं कि यह जो वीडियो है इसको आप बैठ करके 1 घंटे का समय लगेगा कुल मिला के इसको देखने में। अगर आप इसको देख लेते हैं, देखने भर से आपका कम से कम 90-95 क्वेश्चन दोनों पेपर में सही हो जाता है, तो कोई गुनाह नहीं। ठीक है, तो बेहतर हमेशा करने का बेहतर प्रयास करिए। और मैं कोशिश यही करूंगा कि इसके बाद हमारा जो है जो सीटेट परीक्षा के बाद आप लोगों का जैसा रिस्पांस रहेगा, कुछ हमारे छात्र हैं ऑफलाइन हैं, जो है ऑफलाइन में जो है हमसे बातचीत करते रहते हैं कि किस तरह से हम तैयारी करें। तो उनके लिए भी यह वीडियो है, वो देखें और लोगों को गांव देहात में जो लोग रहते हैं उन तक शेयर करें, उन तक पहुंचाएं। क्योंकि आप लोग जानते हैं नौकरी की इतनी बड़ी समस्या है कि आज तो ऐसा है कि जितने भी सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय हैं वो भी सीटेट और टेट को प्रेफर करने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है शिक्षक बनने के लिए टेट और सीटेट पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रामीण क्षेत्र की जो बालिकाएं हैं, बालक हैं, वो लोग नहीं इलाहाबाद रह सकते हैं, नहीं कोचिंग कर सकते हैं, तो उनके लिए एक मैंने माध्यम बनाया है कि किस तरह से सिस्टम से जो है वो पढ़ सकते हैं, या क्या जो है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ें जो है इस समय अगर वो पढ़ लें तो किस तरह से पास हो सकते हैं। ये चीज़ें आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोशिश करिए कि आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए, जो है जो आप लोग जब वीडियो देखें तो उसमें जहाँ पर भी त्रुटियां रही हों, इसमें जो चीज़ें हमने नहीं शामिल किया है उस चीज़ को आप लोग जो है इसमें बताने का प्रयास करिए हमको। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है एमपी टेट के लिए हम अपलोड करेंगे। एमपी टेट की आप लोग कैसे अंतिम दौर में तैयारी करेंगे, कोशिश मैं करूंगा कि जल्दी से जल्दी, चूंकि 1 महीने का लगभग समय है, अभी तो 2 से और 23 जनवरी के बीच में परीक्षा होनी थी, लेकिन शायद किसी कारणवश परीक्षा टल गई है। और अभी जो है शायद फरवरी में परीक्षा होनी है, तो उसका भी जल्दी ही एडमिट कार्ड आ जाएगा आप लोगों के पास। तो कोशिश यही करिए कि जो है इस वीडियो को देखने के बाद जैसा आप लोगों का रिस्पांस रहे, उस रिस्पांस के आधार पे हमें बताइए, तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो एमपी टेट के लिए बताएंगे। और उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ नई नई चीज़ें शामिल करेंगे, कुछ नए टॉपिक शामिल करेंगे, ताकि आप लोगों को आसानी से आप लोग तैयारी कर सकें, आसानी से उसको समझ सकें। ठीक है, इसके पहले भी हमने जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी पर जो वीडियो बनाया था, उस पर काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, उन्होंने बताया कि जो है काफ़ी कुछ जो है हेल्प मिला हमको, जो है किस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उस पर किस तरह से हम जो है उसको मतलब अपना वीडियो अपने वक्तव्य के माध्यम से आप लोगों को प्रेरित कर सकें उस परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के लिए। दूसरी बात यहाँ ये है, एक वीडियो का फिर दोबारा एक बार आप लोगों को उद्देश्य बता देना चाहता हूँ कि न्यूनतम नंबर हासिल कैसे किया जा सकता है, उसके संबंध में मैंने यह वीडियो बनाया है। और कोशिश मेरी यह रहेगी कि ये वीडियो आप लोगों के काम आए, और आगे भी मैं इसी तरह से आप लोगों के समक्ष वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों को प्रेषित करता रहूं, आप लोगों की पढ़ाई में, आप लोगों के अध्ययन में हेल्प करता रहूं, और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। और इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक आप लोग लाइक कर सकें, शेयर कर सकें, उतना अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग जो है भी जो लोग नहीं पढ़ाई से डायरेक्ट जुड़ पाए हैं वो लोग इसका लाभ ले सकें। तो फिर से एक बार मैं यही बताऊंगा कि इस वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को, नमस्कार। मैं राहुल त्रिपाठी पुनः फिर किसी अन्य वीडियो में आप लोगों को मिलूंगा एक नए विषय के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।